आज आपके लिए लेकर आई हूँ BHDLA 137 के ऑल चैप्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूरे छांट के लाए हुए क्वेश्चंस हैं। आप पेपर देने से पहले इस वीडियो को अच्छे से सुन के जाना ताकि आप पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ और मार्क्स गेन कर पाएँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, संप्रेषण के विविध रूपों का विवेचन कीजिए। यानी संप्रेषण के बारे में थोड़ा सा बताते हुए संप्रेषण के प्रकारों की व्याख्या करनी है आपको। यहाँ पर संप्रेषण के प्रकार की बात की जाए तो संप्रेषण के निम्नलिखित प्रकार हैं। जानिए संप्रेषण के इन विविध रूपों को, यानी अलग अलग रूपों को। पहला है लिखित संप्रेषण, सेकंड है मौखिक संप्रेषण एंड थर्ड है आदर्श प्रदर्शन संप्रेषण, फोर्थ है सांकेतिक संप्रेषण, फिफ्थ है यांत्रिक संप्रेषण। अब हम सबसे पहले बात करेंगे लिखित संप्रेषण की। जब कोई व्यक्ति अपने विचार या सूचनाएं किसी छपी हुई सामग्री या लिखित सामग्री के रूप में व्यक्त करता है तो उसे लिखित संप्रेषण कहते हैं। इसमें अखबार, मैगजीन, मानचित्र, छपे हुए विज्ञापन आदि सभी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आपके पास जो बुक्स आती हैं कॉलेज की तरफ से, तो वो क्या है, मुद्रित रूप में आती है, छपी हुई रूप में आती है, तो वो क्या है, और उसको आप पढ़ते हैं, यानी उसकी जानकारी को आप ले रहे हैं, तो ये लिखित संप्रेषण हो रहा है। ठीक है, मौखिक संप्रेषण के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब वक्ता अर्थात बोलने वाला, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, और ध्वनि के माध्यम से श्रोता यानी कि आप सुन रहे हैं, वो अपनी बात मतलब वक्ता की तरफ से जो बात की जा रही है वो श्रोता तक पहुँच रही है, तो इसको क्या कहेंगे हम, मौखिक संप्रेषण। ठीक है, जब कक्षा में कोई टीचर है जो वो व्याख्यान रूप से पढ़ाता है, यानी कि बोल करके पढ़ाता है सभी बच्चों को, तो क्या है, एक मौखिक संप्रेषण का एक रूप है। ठीक, अब हम बात करते हैं आदर्श प्रदर्शन संप्रेषण की। इसमें क्या होता है कि पहले से एक योजना बना ली जाती है कि हमें यह कार्य करके दिखाना है, अर्थात प्रदर्शन द्वारा बताना है कि यह ऐसे होता है। इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे कोई शिक्षक है और कोई विद्यार्थी है, सपोज आई एम अ टीचर एंड यू आर स्टूडेंट, तो मैं अपने विद्यार्थी को योगा या व्यायाम सिखाना चाहती हूँ। मैंने किया क्या कि पहले से योजना बना ली कि मुझे कल व्यायाम प्रदर्शन करके दिखाना है बच्चों को, और भी उसको देखकर, मतलब मेरे साथ छात्र जो हैं वो योगा करेंगे मुझे देख करके। तो अब मैं जब योगा या व्यायाम करके दिखाऊंगी तो जो संप्रेषण होगा वो आदर्श प्रदर्शन संप्रेषण कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसका प्रकार सांकेतिक संप्रेषण। जब कोई बात या विचार या कोई भी सूचना अंगों के माध्यम से इशारे द्वारा बताई जाती है तो उसे सांकेतिक संप्रेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में बच्चे शोर मचाते हैं और टीचर केवल मुंह पर उंगली रखने का इशारा करता है और बच्चे जान जाते हैं कि वो चुप होने के लिए कह रही हैं, तो यहाँ सांकेतिक संप्रेषण प्रयुक्त हुआ है। इसको और ढंग से समझने के लिए, जैसे कोई विद्यार्थी खड़ा है तो शिक्षक उसे बैठने का इशारा करता है, या फिर कोई विद्यार्थी दरवाजे में प्रवेश मांग रहा होता है तो टीचर उसको इशारे से अंदर आने को कहता है। ये सब सांकेतिक संप्रेषण ही हैं। सांकेतिक संप्रेषण का एक और उत्तम उदाहरण है ट्रैफिक पुलिस इशारे से ही समस्त लोगों, यानी सभी लोगों के वाहनों को आने जाने को कहती है। यह सांकेतिक संप्रेषण है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम यांत्रिक संप्रेषण की। दरअसल यांत्रिक संप्रेषण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, यांत्रिक संप्रेषण में किसी यंत्र के माध्यम से संप्रेषण किया जाता है। जैसे हम लोग टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर आदि का प्रयोग करते हैं, तो इसके माध्यम से होने वाला संप्रेषण यांत्रिक संप्रेषण कहलाता है। जैसे शिक्षक छात्र को रेडियो के माध्यम से कुछ शिक्षा देता है, या फिर टेलीविज़न या कंप्यूटर द्वारा कोई जानकारी प्रदान करता है, तो ये ना यांत्रिक संप्रेषण कहलाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम गैर शाब्दिक संप्रेषण के बारे में। ऐसा संप्रेषण जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता गैर शाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। जब आप कोई तस्वीर, ग्राफ, प्रतीक, आकृति इत्यादि देखते हैं, आपको उनमें प्रदर्शित संदेश प्राप्त हो जाता है। यह सभी दृश्य संप्रेषण हैं। घंटी, सीटी, ठीक, बजर, बिगुल ऐसे ही उपकरण हैं जिनके माध्यम से हम अपना संदेश भेज सकते हैं। इस प्रकार की आवाज़ें श्रुति कहलाती हैं। इसी प्रकार से शारीरिक मुद्राओं, जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग किया गया हो, उनके द्वारा भी हम संप्रेषण करते हैं। उन्हें हम संकेतों द्वारा संप्रेषण कहते हैं। हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करते हैं, हाथ मिलाना, सिर को हिलाना, चेहरे पर क्रोध के भाव लाना, राष्ट्रगान के समय सावधान की अवस्था में रहना आदि, यह सभी संकेत के माध्यम से संप्रेषण के उदाहरण हैं। ठीक है, ये हमने एक क्वेश्चन की बात कर ली है यहाँ पर कि संप्रेषण के विविध प्रकार।
अब मैं आपसे बताना चाहूँगी सेकंड क्वेश्चन कि भाषा के विभिन्न रूपों का विश्लेषण कीजिए। तो भाषा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? पहला है बोलचाल की भाषा, सेकंड है मानक भाषा, थर्ड है संपर्क भाषा, फोर्थ है राजभाषा और फिफ्थ है राष्ट्रभाषा। पहले हम बात करेंगे बोलचाल की भाषा के ऊपर। बोलचाल की भाषा को समझने के लिए बोली को समझना जरूरी है। बोली उन सभी लोगों की बोलचाल की भाषा का वह मिश्रित रूप है जिनकी भाषा में पारस्परिक भेद को अनुभव नहीं किया जाता है। विश्व में जब भी किसी जनसमूह का महत्व किसी भी कारण से बढ़ जाता है तो उसकी बोलचाल की बोली भाषा कही जाने लगती है। ठीक है, जब कई व्यक्ति बोलियों में पारस्परिक संपर्क होता है तब बोलचाल की भाषा का प्रसार होने लगता है, यानी फैलने लगता है। आपस में मिलती जुलती बोली या उपभाषाओं में हुई आपसी व्यवहार से बोलचाल की भाषा को विस्तार मिलता है। ठीक है, सेकंड है हमारा मानक भाषा। भाषा के स्थिर तथा सुनिश्चित रूप को मानक या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। भाषा विज्ञान कोश के अनुसार किसी भाषा की उस विभाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं जो अन्य विभाषाओं पर अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित कर लेती है तथा उन विभाषाओं को बोलने वाले भी उसे सर्वाधिक उपयुक्त समझने लगते हैं। मानक भाषा शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार एवं व्यवहार की भाषा होती है। इसके व्याकरण तथा उदाहरण की प्रक्रिया लगभग निश्चित होती है। मानक भाषा को टकसाली भाषा भी कहा जाता है। इसी भाषा में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन होता है। हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, संस्कृत तथा ग्रीक इत्यादि मानक भाषाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम अब संपर्क भाषा के बारे में। बाकी आप स्टॉप करके इसको थोड़ा सा पढ़ लेना वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए, नेक्स्ट है संपर्क भाषा। अनेक भाषाओं के अस्तित्व में बावजूद जिस विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति राज्य विदेश के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है उसे राज्य तथा देश संपर्क भाषा कहते हैं। एक ही भाषा परिपूरक भाषा और संपर्क भाषा दोनों ही हो सकती है। आज भारत में संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी प्रतिष्ठित होती जा रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है। ठीक है, संपर्क भाषा का समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं हम राजभाषा की। जिस भाषा में सरकार के कार्यों का निष्पादन होता है उसे राजभाषा कहते हैं। कुछ लोग राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर नहीं कर पाते और दोनों को समान भाषा मानते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। राष्ट्रभाषा सारे राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा होती है, जबकि राजभाषा सरकार के कामकाज की भाषा होती है। भारत के संविधान के अनुसार हिंदी संघ सरकार की राजभाषा है। राज्य सरकार की अपनी अपनी राज्य भाषाएं होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा की। देश के विभिन्न भाषा निधि भाषियों में पारस्परिक विचार मय की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा को देश के अधिकतर नागरिक समझते हैं, पढ़ते हैं या बोलते हैं। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के नागरिकों के लिए गौरव, एकता, अखंडता और अस्मिता का प्रतीक होती है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की आत्मा की संज्ञा दी है। एक भाषा कई देशों की राष्ट्रभाषा भी हो सकती है, जैसे अंग्रेजी आज अमेरिका, इंग्लैंड तथा कनाडा इत्यादि कई देशों की राष्ट्रभाषा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। जनसंचार माध्यमों के स्वरूप को समझाइए। एक ही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, जनसंचार संचार का ही विस्तृत रूप जनसंचार है। संचार शब्द संस्कृत के वर धातु से बना है, जिसका तात्पर्य आगे बढ़ना, फैलना आदि। ठीक है। अंग्रेजी के जनसंचार मास कम्युनिकेशन शब्द का पर्यायी है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन कम्युनिटीज से हुई है, किसी वस्तु या विषय का सबके लिए, जिसका मतलब है अर्थात अपने भावों को साझा होना, विचारों, जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना एक दूसरे के पास। ठीक है, ये जनसंचार अरे आप इसमें खुद से बनाकर लिख सकते हैं कि जनसंचार माध्यम के स्वरूप को समझाना है हमें, किस तरह से हम अपनी बातों को किन किन रूपों में किस माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो जनसंचार के माध्यमों के बारे में बताना है, टेलीविज़न के द्वारा, अखबार के द्वारा, रेडियो के द्वारा, बहुत सारे नाम लिख सकते हो आप। और
आपने ये बचपन से पढ़ा यही क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। श्रव्य माध्यमों की भाषा को सोधरण स्पष्ट कीजिए। श्रव्य माध्यम की भाषा को, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक को श्रव्य प्रवर्धक या ऑडियो एम्पलीफायर कहते हैं जो कम शक्ति के श्रव्य संकेतों का प्रवर्धन कर सके। श्रव्य आवर्ती शक्ति प्रवर्धक वह इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक है जो कम शक्ति के श्रव्य आवर्ती वाले विद्युत संकेतों को प्रदर्शित करके उनको इतना शक्तिशाली बना दें कि वे लाउड स्पीकर को चला सकें। उन संकेतों को श्रव्य संकेत हर्ट्ज 20 हर्ट्ज कहते हैं, जिनकी आवृत्ति ऑडियो सिग्नल 1000 हर्ट्ज के बीच होती है। इस सीमा के भीतर की आवृत्ति 20 से लेकर 30 तक वाले संकेत ही मानव कर्ण को सुनाई पड़ते हैं, इससे कम या अधिक के नहीं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था 9th 10th में। वैसे तो ये समझ आ गया होगा आपको थोड़ा सा। श्रव्य प्रवर्धकों का निवेश है जो वो संकेत कुछ 100 माइक्रोवाट के स्तर का यानी इनपुट सिग्नल होता है, जबकि आउटपुट 10 या 100 या 1000 वाट के स्तर का हो सकता है। श्रव्य प्रवर्धक रेडियो, टीवी, टेलीविज़न, सेलफोन आदि के आवश्यक अंग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सृजनात्मक लेखन की भाषा को विस्तार से समझाइए। सृजनात्मक लेखन क्या है? आप वीडियो को स्टॉप करके आराम से स्क्रीनशॉट लेके रीडिंग कर लेंगे इसकी। ठीक है, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिक लेखन की विभिन्न विधाओं पर प्रकाश डालिए। देखिए, अगर आप ये सभी क्वेश्चंस करके जाएंगे, पक्का कह रही हूँ, आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आराम से आप अच्छे नंबर के साथ पास हो सकते हैं। और फिर आपको उसके बाद बताना है डायरी की भाषा कैसी होती है। डायरी लेखक की भाषा शैली उसके स्वाभाविक शैली में होनी चाहिए। उन्हीं भाषाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए जो वह नित्य प्रतिदिन करता है। ऐसे जो है इसको रीडिंग कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेके, या फिर आराम से वीडियो को स्टॉप करके आप रीडिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद आपका है औपचारिक पत्र के बारे में टिप्पणी करने के लिए आ जाएगा, जैसे कि इन 2 पर टिप्पणी कीजिए 10-10 नंबर में, तो ये आ सकता है। औपचारिक पत्र के बारे में बताना है कि क्या क्या फॉर्मेट होता है इसका, और ये किस लिए लिखा जाता है, किसके लिए लिखा जाता है, और किस तरह से लिखा जाता है, सब बता देगा इसमें। मुद्रित माध्यम, ये आपका है 9th क्वेश्चन, जो मैं टोटल 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ। मुद्रित माध्यम के बारे में बता देना है आपको, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, इसकी आज के समय में क्या प्रासंगिकता है, क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में बता देंगे। फिर आप लास्ट में आपका है एक फीचर की भाषा। फीचर को अंग्रेजी शब्द फीचर यानी फीचर का पर्याय कहा जाता है। फीचर शब्द को हिंदी में रूपक कहा जाता है, लेकिन आम भाषा में फीचर को ज़्यादातर लोग फीचर ही कहते हैं। फीचर का अर्थ होता है किसी प्रकरण यानी प्रकरण संबंधी यानी कि सेक्शनल विषय पर प्रकाशित आलेख है, लेकिन यह लेख संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित एक महत्वपूर्ण लेख की तरह एक महत्वपूर्ण लेख नहीं है। किसी भी समाचार पत्र व पत्रिका में किसी विषय विशेष पर कई प्रधान लेख प्रकाशित होता है तो वह फीचर कहलाता है। फीचर संवादों की गहराई में प्रवेश करता है, जहां समाचार से संक्षिप्तता होती है, वहीं फीचर में विस्तार ही उसकी स्थिति को प्रबल बनाता है, मजबूत बनाता है। फीचर लेखन की विशिष्ट शैली होती है, जिसकी तकनीक के प्रमुख आधार इस प्रकार हैं। समाचार साधारण व जन भाषा में प्रस्तुत होता है, ये जबकि फीचर की विशिष्ट शैली होती है वह एक विशेष वर्ग व विचारधारा पर केंद्रित होता है। समाचार हर पत्र में एक ही स्वरूप में होते हैं, क्योंकि उसके तथ्य अपरिवर्तनीय हैं, जबकि एक ही विषय पर अलग अलग पत्रों में लिए गए फीचर अलग अलग प्रस्तुति लिए होते हैं। फीचर के साथ लेखक का नाम प्रकाशित किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो है जो बहुत अच्छी लगेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।